सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। चलो ठीक है। बोर्ड पे क्लास देने का रीजन ही यही है कि देखो, ये क्लासेस की वीडियो आप लोगों को YouTube पे ही मिल जाएगी, ताकि अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी क्लास ले रहा है तो उसे भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो, ये हमारा है सैनिक शासन व्यवस्था को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो हमारा पर्टिकुलर देखा जाता है कि ये परिभाषा होता है। दैट्स क्लियर। अब इसे ब्लैक पेन से लिखना आप लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अभी एक आप लोगों को ऐसे बता दे रहा हूँ। तो सैनिक शासन व्यवस्था, जैसे कि आपको सुहेल ने बताया कि सैनिक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है या फिर वह शासन होता है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पूर्ण रूप से वहां पे आधिपत्य या फिर व्यवस्था सैनिकों के द्वारा कंट्रोल या फिर सैनिकों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण यानी कि मतलब देख रेख की जाती है, वो सैनिक शासन व्यवस्था कहलाता है। पूर्ण रूप से वहां पे राजनीति व्यवस्था का अधिकार ना होकर सैनिकों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है, वो आपका सैनिक शासन व्यवस्था कहलाता है। अब इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि सैनिक शासन व्यवस्था कई बार तानाशाह के रूप में जाना जाता है। जैसे कि अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की सैनिक शासन व्यवस्था पूर्णतः वहां पे देखने को मिलता है कि वहां पे राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत भी पाया जाता है, लेकिन वहां पे राज की बात कर ली जाए तो वहां पे सैनिकों की अत्यधिक रूप में देखने को मिलता है कि वहां पे आधिपत्य या फिर सत्ता उसी के द्वारा आपका नियंत्रित किया जाता है। अब वहां के जो सैनिक शासन व्यवस्था है, आपको भी पता है कि तानाशाह के रूप में लोगों के लिए कार्य न कर कर अपने इच्छाओं तथा अपने भलाई तथा अपने सैनिक पावर को बढ़ाने के लिए हथियारों के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए जो अपनी आर्थिक व्यवस्था के खर्चे हैं, वो आपका देखा जाता है कि जितने भी मिसाइल्स हो गए, जितने भी आप बोल सकते हैं तोप हो गए, इन सभी पे वो खर्चा करता है, ना कि आम जनता या फिर लोगों के कल्याण के हेतु कुछ कार्य करता है। वो आपका सैनिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इसके संक्षेप में परिभाषित करने का, तो यानी कि संक्षेप में परिभाषित करने का यानी कि टोटल इसके पॉइंट्स। अब मैंने परिभाषा आपको बता दिया कि क्या होता है सैनिक शासन व्यवस्था। उदाहरण के तौर पे हमारा पाकिस्तान हो जाएगा। उदाहरण की बात कर ली जाए तो सैनिक शासन व्यवस्था में आपका उदाहरण आ जाएगा पाकिस्तान, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि वहां पे राजनीति व्यवस्था है, लेकिन कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? भाई, सैनिकों के द्वारा किया जाता है। सैनिकों के द्वारा वहां पे कंट्रोल किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पूर्णतः ये आपकी व्यवस्था पाई जाती है जो कि सैनिक ही यहाँ पे शासन करते हैं, सैनिक ही यहाँ पे अपना आधिपत्य करते हैं या फिर सैनिक ही यहाँ पे अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। वो आपका सैनिक व्यवस्था कहलाता है। क्लियर हो गया? क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे, किसी को ब्लर वगैरह तो नहीं हो रहा ना? हाँ, तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सैनिक या पाकिस्तान का जो व्यवस्था पाई जाती है, सैनिकों के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, वहां पे भी सैनिक शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। लेकिन सॉरी, आपका चीन की बात कर लेते हैं, सैनिक शासन व्यवस्था वहां पे भी देखने को मिलता है, लेकिन वो पूर्णतः वहां पे आपका देखने को मिलता है कि वहां पे राष्ट्रपति का भी अधिकार उतना ही होता है जितना सैनिकों का बात किया जाए। ठीक है, जिसके अंतर्गत अब इराक की बात कर लेते हैं। इराक का एक घटना आपको भी देखने को मिलता है कि 1963 के आसपास देखा जा सकता है, सद्दाम हुसैन के द्वारा आपका तानाशाह के रूप में जाना जाता था इराक का राष्ट्रपति, जो कि सद्दाम हुसैन के रूप में जाना जाता है, वो भी आपका किस प्रकार सैनिकों के द्वारा शासन कर रहा था। जिसके अंतर्गत हम क्या कह सकते हैं कि वो आपका सैनिक शासन व्यवस्था किस रूप में है, यानी कि तानाशाह के रूप में है। तो वही है कि जिस क्षेत्र में सैनिकों का आधिपत्य या फिर बोलचाल बोलबाल या फिर उसके द्वारा ही सरकार को चलाने का काम किया जाता है, वो आपका सैनिक शासन व्यवस्था कहलाता है। क्लियर हो गया?
अब इसके अंतर्गत एक पॉइंट आ जाता है कि संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी कि सैनिक शासन व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए सैनिक शासन व्यवस्था आपका देखने को मिलता है कि बहुत से प्रकार के होते हैं। अगर बात कर ली जाए यानी कि अधिग्रहण की, अधिग्रहित यह व्यवस्था, आपका पहला पॉइंट आ जाता है अधिग्रहण। अधिग्रहण इट मीन्स कि हमने क्या किया कि अधिग्रहण यानी कि अधि, यानी कि अधि का मतलब हम क्या बोलते हैं, आधा या आधा ही बोलते हैं ना, लाइक दैट। तो वो अधि यानी कि वह शासन व्यवस्था, अधिग्रहण शासन यानी कि वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सैनिक अपना रोल निभा रहा है लेकिन पूर्णतः पूरी तरीके से नहीं निभा रहा, वो आपका अधिग्रहण सैनिक शासन व्यवस्था कहलाता है। जिसके अंतर्गत सैनिक अपने बोलबाल, अपने विचारधारा को या फिर अपने शक्तियों का प्रयोग कर रहा है लेकिन पूर्ण रूप से वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग भी नहीं कर रहा, वो आपका अधिग्रहण सैनिक शासन व्यवस्था कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो कार्य होते हैं पूर्णतः लोगों के भलाई के लिए भी देखे जाते हैं। जो दलित वर्ग, जो आम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कार्य किए जाते हैं या फिर उनके द्वारा भी कार्य को सफल किया जाता है, वह आपका अधिग्रहण शासन व्यवस्था कहलाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपका आ जाता है जो पॉइंट है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ यानी कि मार्शल जैसे बोल सकते हैं, मार्शल लॉ या फिर बोल सकते हैं घरेलू, घरेलू शासन व्यवस्था, घरेलू सैनिक शासन व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये पूर्णतः तब देश में लागू होता है जब किसी देश का राजनीति व्यवस्था तानाशाह हो जाए, वो पूर्ण रूप से राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत ना कार्य कर कर वो अपने अनुसार ही कार्य करने लगे, तो घरेलू सैनिक शासन व्यवस्था लागू हो जाता है, जिसे मार्शल लॉ के इंग्लिश में बोला जाता है मार्शल लॉ। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इंदिरा गांधी अपने टाइम पीरियड में, यानी कि इंदिरा गांधी का समय काल रहा, तो किस प्रकार से उनके द्वारा आपका देखा जाता है कि आपातकाल की स्थिति को लागू किया गया, वो पूर्णतः गलत था। अगर उस सिचुएशन में आपका देखा जाता है सैनिक व्यवस्था वहां पर विरोध भी कर रहा था, लेकिन अगर वो चाहे तो पूर्णतः वो सरकार पर अपना दबाव डाल सकता है, उसे बोला जाता है घरेलू सैनिक शासन व्यवस्था। जिसके अंतर्गत हम अगर इंग्लिश की बात रूपांतर कर ले, रूपांतर इट मीन उसका मतलब निकाल ले, तो आपका मार्शल लॉ कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र या किसी भी व्यवस्था में अगर राजनीति पूर्णतः सरकार के रूप में कार्य ना करे या फिर लोगों के भलाई के लिए कार्य ना करे, लोगों के हित के लिए, लोगों के निर्माण तथा उनके विकास के लिए, देश के प्रगति और उनके उन्नति के लिए कार्य ना करे, तो वो जाके आपका घरेलू सैनिक शासन व्यवस्था यानी कि मार्शल लॉ का आधिपत्य होता है। आधिपत्य यानी कि उसका विकास होता है। क्लियर हो गया? देखो, देखो सुहेल, आपका देखा जाता है कि यहाँ पे क्या है, घरेलू सैनिक शासन व्यवस्था जिसे हम मार्शल लॉ के बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में बोला जाता है, ये आपका मार्शल लॉ कहलाता है। इसमें क्या होता है ना कि पर्टिकुलर देखा जाता है कि हमारे घरेलू, घरेलू इट मीन्स कि हमारे घरेलू, जैसे कि भारत सैनिक है, भारत के सैनिक है, वो हमारे बोल सकते हैं हमारे देश के, तो यानी कि हमारा एक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। पाकिस्तान का सैनिक हमारा आउट ऑफ इन्वायरमेंट हो गया, तो हमारा ये घर हो गया। मान लो कि भारत हमारा घर है, भारत में हमारे घर में क्या है, सैनिक है, तो हम उसे घरेलू सैनिक शासन व्यवस्था बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें ये कब लागू होता है, कब यहाँ पे सैनिकों की शासन व्यवस्था लागू होती है, इसमें जब मान लीजिए कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से तानाशाह हो गई, उसके विपक्ष में कोई भी देश या फिर कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं है, भाई वहां पे देखा जाता है बीजेपी का बोलबाला हो गया, तो उस स्थिति में आपका सैनिक शासन व्यवस्था लागू हो जाता है। भारत के सैनिक चाहे सैनिक शासन व्यवस्था क्या करेंगे, बीजेपी सरकार पर धावा बोलेंगे, धावा बोलेंगे यानी कि बोल सकते हो कि उनका विरोध करने लगेंगे, उस पार्टी का विरोध करने लगेंगे, उससे ही बोला जाता है घरेलू सैनिक शासन व्यवस्था। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सैन्य तानाशाही। अब इसमें क्या होता है कि सैन्य तानाशाही, ये आपका तीसरा पॉइंट है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब सैनिक पूर्ण रूप से तानाशाह होके अपना आधिपत्य सरकार पर नियंत्रित करने लगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि इराक का आपने
फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था रूस, इराक और उत्तरी अमेरिका के सैन्य शासन संबंधित बताइए। तो उसमें क्वेश्चन में आपने देखा था कि इराक के क्षेत्र में सैनिकों का लोगों के प्रति किस तरह का रवैया रहा है, किस तरीके से उनका बिहेवियर रहा है, आपने पर्टिकुलर उस चीज को पढ़ा था। तो अगर बात कर लेते हैं सैन्य तानाशाही, तानाशाही का यानी कि तानाशाह हो गया, स्वतंत्रता को वहां पे खत्म कर दिया गया, पूर्ण रूप से लोगों के अधिकारों के बारे में ना सोचा गया, और वहां पे अपना आधिपत्य यानी कि अपना अधिकार जमाकर हम वहां पर रहने लगे, निवास करने लगे। वो आपका सैन्य तानाशाह के रूप में देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा 1963 की बात कर ली जाए तो इराक में ये घटना सद्दाम हुसैन के दौर में देखा गया कि सैनिकों ने किस प्रकार से इराक के देशों के जो नागरिक हैं उन पर अपना तानाशाही व्यवस्था लागू किया। और सेकंड एग्जांपल आपका पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान की बात कर लीजिए तो पाकिस्तान में जिस प्रकार से आपका सैन्य तानाशाही व्यवस्था देखने को मिलता है कि सैनिकों के द्वारा ही आपके अधिकारों का हनन किया जाता है, प्रताड़ना किया जाता है, जो आम नागरिक है उनको टॉर्चर किया जाता है, उन पर मतलब बोल सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से उनको मतलब प्रताड़ित किया जाता है। तो वो हमारा अधिकारों का हनन हुआ, हमारे स्वतंत्रता का वहीं पर हनन हुआ, तो वो आपका सैन्य तानाशाही हो जाता है। यानी कि जब सैनिक अपनी व्यवस्था को, अपने वर्चस्व को, अपने जो बोल सकते हो पावर को वो आगे बढ़ाना चाहे तो वो धीरे धीरे तानाशाह के रूप में हो जाता है, और उसे कोई कंट्रोल करने वाला, उसका विरोध करने वाला कोई ना हो। तो अब जिसके अंतर्गत अगर उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान का ही ले लिया जाए तो आपका देखा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जिस प्रकार से सैनिकों को प्रचंड शक्ति दिया गया। सब मोहम्मद अली जिन्ना के समय में जिस पाकिस्तान का उदय हुआ मोहम्मद अली जिन्ना के कारण हुआ, तो उसके अंतर्गत हमने ये देखा कि सैनिकों ने किस प्रकार से उनके अधिकार मतलब अपने अधिकारों के माध्यम से किस प्रकार से धीरे धीरे पाकिस्तान पर राज करते आए। और आज एक ऐसा समय और एक आज ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि पाकिस्तान में पूर्ण रूप से सैनिकों के द्वारा ही पाकिस्तान को नियंत्रित किया जाता है। वो आपका सैन्य तानाशाही कहलाता है। क्लियर हो गया सभी को? अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सैन्य संगठन। फोर्थ पॉइंट है आपका सैन्य संगठन की बात कर ली जाए, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जब नागरिकों को ये पता चलने लगता है कि जो हमारे नेता है और जो हमारे बोल सकते पार्टी है उसके अंतर्गत सैनिक क्या करते हैं कि अपना रोल तब दिखाते हैं, अपना संगठन तब बनाते हैं, ग्रुप जिसे बोल सकते हो कि अगर ग्रुप की बात कर ली जाए तो वहां पर सैनिकों का ग्रुप तब देखने को मिलता है जब आपका पूर्ण रूप से अधिकार जो आपके नागरिक है वो आपके राजनीतिक पार्टी या नेताओं के द्वारा अगर उनका नागरिकों पर किसी भी प्रकार से हनन हो रहा हो, प्रताड़ना हो रहा हो, वो अपने संविधान के अनुसार कार्य ना कर रहे हो, नीति निर्माण में वो जो प्रक्रिया यूज कर रहे हो वो संविधान के अनुसार ना हो, तो उस स्थिति में सैन्य ग्रुप का निर्माण करता है, यानी कि सैनिक व्यवस्था अपने ग्रुप का निर्माण करता है। और फिर जाके आपका देखा जाता है कि मतलब बोल सकते हो नागरिक के लिए आपका देखने को मिलता है कि वहां पर विकास शुरू करता है, या फिर उसके द्वारा ही आपका देखे जाते हैं नागरिकों के लिए निर्माण या फिर उनके लिए नीति व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। ये तब देखने को मिलता है कि जब राजनीति पार्टी पद में आ चुकी, पद में आने के बाद कोई कार्य नहीं कर रहे, विपक्षी पार्टी का नामो निशान नहीं है, तो उस स्थिति में आपका सैन्य संगठन क्या करता है, पूर्ण रूप से आपका देखने को मिलता है नागरिक यानी कि जो आपके नेता हैं उन पर कंट्रोल करने का अधिकार उनके पास देखने को मिलता है, अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं और ग्रुप बनाकर नागरिकों के भलाई के लिए वो नेताओं पर दबाव डालते हैं कि ये जो निर्णय है ये इस तरीके से बनना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब ये सारी बातें आ जाती है जिसके अंतर्गत हमारा क्या है, सैनिक वो ग्रुप जो बना रहा है, ग्रुप क्रिएट कर रहा है, पूर्ण रूप से क्या देखने को मिलता है कि जब कोई राजनीति पार्टी अपना कार्य
अच्छे तरीके से नहीं कर रही और विपक्षी पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है, कोई उसका विरोध करने वाला नहीं है, तब जाके सैन्य संगठन का निर्माण होता है और तब वो आपका देखने को मिलता है कि उस देश को या फिर उस शासन व्यवस्था को सैनिकों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपका अगला पॉइंट है, पूर्णतः देखने को मिलेगा कि आपका अगला पॉइंट है सैनिक प्रबंधन या प्रबंधन बोलो या फिर प्रबंध भी बोल सकते हो। आपका अगला पॉइंट है सैनिक प्रबंधन में, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सैनिकों के द्वारा जब राजनेता तानाशाही हो जाते हैं या फिर उनका मतलब विरोध करने लगते हैं और सैनिक ग्रुप बनाकर अपना उस शासन व्यवस्था का कंट्रोल करती है, उस देश पे कंट्रोल करती है, तो सैनिक प्रबंधन का विकास शुरू होता है, सैनिक प्रबंधन का दौर आता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे सैनिकों के द्वारा आपके जो कार्य नेताओं के द्वारा किए जाने होते हैं वो पूर्णतः आपका देखा जाता है कि इनके द्वारा वो पूरा चार्ट, पूरा अर्थव्यवस्था, पूरा जीडीपी का जितना भी है ब्यौरा उनके द्वारा तैयार किया जाता है कि अब अर्थव्यवस्था को किस रूप में, किस तरीके से बिल पास करना है, किस तरीके से वो करना है, सारी व्यवस्था का रिकॉर्ड यहाँ पे सैनिक व्यवस्था रखने लगता है। अगर राजनीति व्यवस्था आपका देखने को मिलता है कि वो कार्य ना कर रही हो तो संविधान के अनुसार, तब जाके वो क्या करता है, अपना सैन्य संगठन बना के उसके बाद सैन्य प्रबंधन की बारी आती है। ठीक है, अब इसके तत्पश्चात आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक सेम तब होता है जब आपका देखा जाता है सैन्य संगठन क्यों बनाया जाता है, जब नेताओं के द्वारा कार्य नहीं किए जा रहे हैं तो वहां पे संगठन बना के उनका विरोध भी किया जाता है तथा उनको कार्य करवाने के लिए मतलब दबाव डाला जाता है। लेकिन प्रबंधन क्या हो गया भाई, सैन्य संगठन बनाने के बाद आपका देखा जाता है सैनिकों के द्वारा ही शासन करवाने का काम किया जाने लगता है। ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हो पर्टिकुलर विधायिका के अनुसार आप कार्य करने लगता है। विधायिका जिस प्रकार नीति व्यवस्था, बिल व्यवस्था का निर्माण करती है, शासन व्यवस्था का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सैन्य प्रबंधन आपका देखा जाता है कि उस पर या फिर राजनेताओं पर जिस प्रकार से राजनीति मानो पार्टी कोई गलत तरीके से निर्णय लागू करी है या फिर बिल पास किए जो लोगों के हित में ना हो, लोगों के अहित में हो, अहित यानी कि लोगों के खिलाफ में हो, तो वो क्या करेगा, उन बिल में क्या परिवर्तन लाने जाएगा, तो वही सैन्य प्रबंधन कहलाता है। क्लियर हो गया? अब इसके अंतर्गत हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सैन्य प्रबंधन के बारे में। उसके बाद अपना हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अगर सैनिक शासन व्यवस्था तब भी लागू होता है जब आपकी देखी जाती है कि किसी आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में सैन्य शासन व्यवस्था ही देखने को मिलता है, शासन देखने को मिलता है। जैसे कि आपका बोल दिया जाए कि अगर किसी भी देश पर आतंकवादी हमला हो सैनिकों पर, तो वहां पर जो आपका देखा जाता है राष्ट्रपति हो चाहे मुख्यमंत्री हो, पूर्ण रूप से वो नियंत्रण किसको सौंप देता है, उस क्षेत्र का आपका सैनिकों के बोल सकते हो हेड क्वार्टर को सौंप देता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है वहां पर सैनिक ही निर्णय लेने लगता है कि इन क्षेत्रों में ये चीज समान होने चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, यहाँ से लोगों को हायर किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, लोगों को माइग्रेट किया जाए, लोगों को यहाँ से दूर ले जाया जाए। और उनके कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कुछ पल के लिए उनके अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है, जैसे कि बाहर जाने का मतलब आसपास घूमने का जितना भी ये सब चीजें अधिकार खत्म कर दिया जाता है। पर्टिकुलर उन्हें घर में रखने की, घर में रहने की बोल सकते हो पाबंदी की जाती है, या फिर बोल सकते हो कि आपका देखने को मिलता है कर्फ्यू भी लगाया जाता है। तो वो आपातकाल की स्थिति तब घटित होती है जब कोई आतंकवादी हमला हो, तब जाके उस क्षेत्र में आपका देखा जाता है कि राजनीति पार्टी क्या करती है, सैनिक व्यवस्था वहां पर लागू कर देती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, क्योंकि ये इसका रीजन है। अब आतंकवादियों से लड़ने की जो व्यवस्था है रणनीति, राजनीति पार्टी को तो नहीं पता ना भाई,
वो पर्टिकुलर क्या करती है भाई, अपना पार्टी निर्माण करती है। लेकिन सैन्य शासन व्यवस्था उन्हें पता है कि कैसे हमारे दुश्मनों से लड़ना है, कौन से, अगर ये तोप छोड़ो, उन्होंने मिसाइल दागी है तो इस मिसाइल से उस मिसाइल को हम रोक सकते हैं लाइक डेट। हम किस तरीके से उस मिसाइल को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। वो कौन करता है भाई, सैन्य शासन व्यवस्था ही तो करता है। तो इसी स्थिति के कारण आपका देखा जाता है कि उस क्षेत्र में आपका सैन्य शासन व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आपातकाल की स्थिति में सैन्य शासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। ये आपका लास्ट पॉइंट था, जिसके अंतर्गत हमने पर्टिकुलर क्लियर देखा कि आपका देखने को मिलता है। अब इसका एक अंतर्गत और भी एक लास्ट एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो संकट काल। संकट काल, सैन्य व्यवस्था, संकट काल में सैन्य व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कई बार किसी क्षेत्र में अगर सूखा पड़ता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है, तो किस प्रकार से वहां पर राजनीति पार्टी किस प्रकार से बोलती है कि यहाँ पर सैन्य शासन व्यवस्था कुछ टाइम तक कार्यरत रहेगा। जैसे कि हवाई जहाज से अलग अलग क्षेत्रों में खाने पहुंचाने का, जैसे ब्रेड वगैरह हो गया, चने वगैरह, आपने न्यूज वगैरह में अच्छे खासे देखे होंगे। तो वो आपका संकट काल के अंतर्गत सैन्य व्यवस्था देखा जाता है कि पूर्ण रूप से उस क्षेत्र में आपका, उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो उस क्षेत्र में आपका क्या देखा जाता है, सैन्य शासन व्यवस्था देखा जाता है कि उनके द्वारा ही कुछ टाइम के लिए उस क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है। तो ये आप लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट आपके पर्टिकुलर कि हमने सैन्य शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि वो कब लागू होते हैं और उनकी स्थिति क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। अब आपका आ जाता है एंड पॉइंट, सारांश। सारांश की बात कर ली जाए तो किसी भी क्षेत्र में सैनिक व्यवस्था तभी लागू होता है जब राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उनके आदेशानुसार तथा उनके किसी कार्य को सही तरीके से ना करने पर आपातकाल की स्थिति में, संकट काल की स्थिति में सैनिक व्यवस्था का बोलचाल या फिर प्रचंड व्यवस्था हम देख सकते हैं। और अगर बात कर ली जाए, अगर किसी क्षेत्र में तानाशाही सैनिक है तो वहां पर अपने दबाव, अपने शक्ति का गलत प्रयोग करके वो लोगों के अधिकारों का हनन करती है और राजनीति पार्टी के अनुसार ना चल के वहां पे सैनिकों के द्वारा ही उस क्षेत्र, उस देश को कंट्रोल किया जाता है। उसे बोला जाता है सैन्य शासन व्यवस्था। तो ये थे आपके सारांश, जो कि आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्लीट होता है क्वेश्चन, जो इन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।